हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मैं सीटेट सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और इससे पहले मैंने 15 क्लासेस करा चुकी हूँ सीडीपी की। जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस करा चुकी हूँ और बाकी जो भी आपके रह गए वो सभी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ। तो आज क्लास 16 है और इससे पहले कि जिन लोगों ने 15 क्लासेस नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है, देखिए इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे रखा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है दे रखा है कि आनुवंशिकता जो भी हमारी क्या है, हेरिडिटी है, आनुवंशिकता और पर्यावरण जो भी हमारी हेरिडिटी है और जो हमारा इन्वायरमेंट है उसके बारे में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहे हैं कि जो हमारा हेरिडिटी है और इन्वायरमेंट उसके बारे में सही कथन कौन सा था। उसके बारे में जो सही कथन है वो हमारा क्या है, तो क्या है कि उसके बारे में जो सही कथन है वो हमारा क्या है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। देखिए बच्चे का जो भी विकास होता है, क्या एक तो माता पिता के जो भी गुण हैं वो बच्चे में आते हैं और दूसरे क्या होता है, बच्चा जो होता है जो भी जिस इन्वायरमेंट में रहता है और वहाँ से भी कुछ चीज़ों को सीखता है उसको देखता है तो उससे भी उसका क्या होता है, विकास होता है। तो जो भी बच्चे का विकास होता है तो उसमें किसकी दो चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कहने के यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, जो पियाजे ने अपना सिद्धांत दिया था उसके अनुसार कह रहे हैं कि कौन सा कथन नहीं जा सकता है। तो नहीं जा सकता, तो कौन सा कथन नहीं जा सकता है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो क्या होता है, पियाजे के द्वारा ये नहीं कहा जा सकता है कि निरंतर अभ्यास से क्या होता है, अधिगम होता है। तो क्या लगातार अभ्यास से क्या होता है, अधिगम होता है। तो ये जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार, तो पूर्व संक्रियात्मक विचार की क्या है, एक सीमा नहीं है। तो कौन सी सीमा नहीं है, तो ये क्या है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है ये क्या है, पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। कहने के डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो के अलावा यानी कि एक इसमें से रॉन्ग है और बाकी आपके 3 राइट हैं। तो हमें एक रॉन्ग को बताना है। तो कौन सा है हमारा, जो है ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो ये इसके अलावा जो है बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं, जैसे कि वे अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करता है, ये उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं, ये सभी जो है वो हमारे क्या है, निम्नलिखित युवा खेल के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी कौन सा नहीं निभाता, ये समय बिताने का एक सुखद तरीका है, तो ये नहीं निभाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। कह रहे हैं कि जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनको गंभीर रूप से सोचने यानी कि थिंकिंग करने के लिए आमंत्रित करता है। तो कौन करता है, आमंत्रित करता है। तो विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया 2 + 2 = 4, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं 3 + 1, तो ये भी हमारा कितना हो गया, यहाँ पे भी 4 हो गया। तो हम क्या करते हैं, जब एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से हल कर सकते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि विभिन्न तरीकों से इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो इसमें बच्चे क्या होंगे, गंभीर रूप से उसके बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो प्रगतिशील शिक्षा जो हमारी उसका सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो सबसे अच्छा वर्णन करता है उसमें क्या है कि प्रगतिशील शिक्षा में जो हमारी कौन सी प्रगति, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं। तो हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है। तो कौन सा, इसमें क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चे करके सीखते हैं, परियोजना विधि होती है और सहयोग से सीखना। तो ये सब किसके गुण है, हमारी प्रगतिशील शिक्षा के गुण हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहे कि प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में क्या बताता है, कौन सा कथन ऐसा बताता है कि शिक्षा स्वयं यानी खुद में ही जीवन है। तो शिक्षा स्वयं में क्या है, जीवन है। तो कौन सा कथन बताता है, तो कौन सा बताता है हमारा, स्कूलों में जो शिक्षा है, तो कौन सा कथन बताता है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे कहने के कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के अनुरूप निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। तो किसे माना जा सकता है कोलबर्ग के सिद्धांत के रूप में, तो किसे माना जा सकता है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का क्या किया था, समर्थन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। जो निकटवर्ती कहना ZPD, जो ZPD थी, तो उसमें कहने के जो हमारा जो था ZPD का जो सिद्धांत दिया था, तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो किसे करता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। तो किसे संदर्भित करता है हमारा, तो क्या है, एक संदर्भ को किसे करता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों को क्या दी जाती है, सहायता दी जाती है। एक टीचर है तो बच्चों की सहायता करता है और बच्चों को हेल्प कर देता है, जिससे वो जो होते हैं बच्चे खुद ही उस कार्य को करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहे हैं कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, जो एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व है वो क्या है। तो एक उभयलिंगी जो व्यक्तित्व है में क्या होता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो ऐसा कौन सा है, उसको छोड़कर बाकी सभी जो होती हैं लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो किसमें लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं, किसमें ग्रहण करते हैं, ट्यूशन। तो ट्यूशन को छोड़कर बाकी सभी जो होती मीडिया, संस्कृति, समाजीकरण, तो इन सभी में जो होती लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहे हैं कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक ये है कि क्या है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से ये है कि, तो क्या है हमारा, क्या है मानकीकृत जो परीक्षण, तो उसमें क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट, जो टेस्ट है, तो उसमें क्या है, कौन सा एक सही, मतलब ये है। तो आलोचनाओं में से एक ये है कि क्या है, तो क्या है कि वे मुख्य रूप से, वे जो होते हैं क्या होते हैं, मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे पक्षपाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है। तो एक से अधिक बुद्धिमानी सिद्धांत कहता है, क्या कहता है, एक से अधिक बुद्धिमानी सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। जो बुद्धि होती है हमारी, क्या होती है, इंटेलिजेंस जो होती है वो कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, अलग अलग तरीके की हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है हमारा, 14 है। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे उपयोग कर सकते हैं, तो कैसे उपयोग कर सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, तो बच्चों की हम उपलब्धि को भी जान सकते हैं, कैसे उनकी प्रगति, कैसे उनकी प्रोग्रेस हो रही है, उन सबको जानने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। जो हमारा CCE है, तो हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन। तो क्या है CCE जो है वो, तो उससे जो है कौन सा संबंधित नहीं, तो CC से कौन सा संबंधित नहीं है। तो ये क्या करता है, CC जो है जो संबंधित नहीं, तो ये बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो ये जो होता है CC के बारे में जो हमारा क्या है, गलत कथन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कहने के बच्चों में प्रतिभाशीलता, बच्चों में क्या होती है, प्रतिभाशीलता जो होती है, गिफ्टेडनेस, तो जो होती गिफ्टेडनेस जो होती है वो इन चिल्ड्रेन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, तो बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो बच्चों में जो प्रतिभाशीलता होती है वो किसके कारण हो सकती है, तो किसके कारण हो सकती है, आनुवंशिकता और वातावरण के कारण हो सकती है। किसके कारण हो सकती है, आनुवंशिकता और उनके वातावरण के कारण हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली, यानी कि जो समाज से भी पिछड़े हुए हैं और जो आर्थिक रूप से जो वंचित पृष्ठभूमि, यानी कि उस बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे जो हैं वो क्या, बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो कक्षा में कैसे माहौल की आवश्यकता होती है, तो कैसे माहौल की आवश्यकता, तो हम उनके साथ क्या करना चाहिए, तो उनके साथ जो है क्या करें, सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दें। उनके सांस्कृतिक जो भी उनका कल्चर है उसको भी हम महत्व देंगे और जो भी उनकी लैंग्वेज है, भाषा है, उसको भी महत्व दें तथा उनका उपयोग करता है, तो और उनका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक, यानी कि जो जरूरी हस्तक्षेप है वो निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है, तो हमारा जो निर्भर करता है वो शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों पर।
तरीकों के उपयोग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा जो अति संवेदनशील बच्चे हैं तो उनके लिए उनको मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है। तो कौन सा उपयुक्त तरीका नहीं है, तो यहाँ पे जो उपयुक्त तरीका है वो हमारा क्या नहीं है, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, तो ये कोई उपयुक्त तरीका नहीं है, एक प्रॉपर तरीका नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं। तो अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न है वो उन बच्चों की पहचान करते हैं। तो किस तरीके के सृजनात्मक बच्चों की पहचान करते हैं। तो अलग अलग सोच वाले बच्चों जो हैं, बच्चों की जो पहचान है तो कैसे कर सकते हैं, वो सृजनात्मक होते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों की समस्या को हल करने का तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। तो कौन वर्णन नहीं कर सकता है, तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना जो है वो क्या करता है, हमारी समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग यानी कि इमोशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो इमोशन क्या होते हैं, जैसे कि हम हंसते हैं, रोते हैं, तो अंदर से जैसे जो भी इमोशंस हमारे होते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, तो क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग सैड होते हैं, तो ये सभी हमारे इमोशंस होते हैं। तो कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। तो कौन सा हमारा इसमें जो है एक इमोशन है। तो हमारा क्या है, जो डर है, तो वो डर क्या है, हमारा एक इमोशन है। जब हम अंदर से डरते हैं तो ये भी हमारा इमोशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, कौन सबसे अच्छा बच्चे का स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो क्या है, यहाँ पे जो आंसर है आपका क्या होगा, यहाँ पे जब बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। क्या यहाँ पे जो बच्चा बूथ के बारे में बता रहा है, दूध बूथ पर, तो वो क्या है, बच्चा जो है दूध को खरीदने का क्या रखता है, अनुभव रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। जो शिक्षक का जो रोल होता है, उसकी भूमिका का जो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन जो करता है वो क्या करता है, आराम के लिए जगह बनाना। तो आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो ऐसी जगह बनाना जहाँ पर बच्चे जो होते हैं बातचीत करके भी पूछताछ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। कहने के निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो समृद्ध शिक्षा, जो हमारी समृद्ध शिक्षा है, कौन सी इनकरेज जो लर्निंग है, तो समृद्ध शिक्षा को क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। तो कैसे कौन से हमारी समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो कौन सी हमारी करती है, वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि। तो कह रहे हैं कि वो कक्षा, कह रहे हैं कि वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी कि सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यानी कि कहने के कौन सा कक्षा में यानी क्लासरूम में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनकी भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। तो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की सबसे अच्छा जो वर्णन करता है वो हमारा क्या करता है, तो उसमें सबसे अच्छा जो वर्णन करता है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। तो एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क जो है, फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। तो किससे अपनी समझ को प्राप्त की है, तो किसने की है, तो रचनावाद से प्राप्त की है। तो किससे प्राप्त की है, रचनावाद से प्राप्त की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। कहने के कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि कक्षा में बच्चों को कैसे द चिल्ड्रेन इन आ क्लास कैन बी कंसीडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, कैसे प्रेरित समझा जा सकता है यदि,
वे शिक्षक यदि यदि कह रहे हैं कि यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें कैसा समझा जाता है? उन्हें जो होता है एक कैसा समझा जाता है? एक प्रेरित बच्चा समझा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। कह रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? तो अधिगम में हम चाहते हैं इम्प्रूव करने के लिए, उसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त 4 जो ऑप्शन है उसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन कौन सा है? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए यहाँ पे जो है, तो क्या है यहाँ पे शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 है, अनुशासन जो भी हमारा डिसिप्लिन होता है, द डिसिप्लिन विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन आ लर्निंग एनवायरनमेंट इज ऑफ द काइंड विच हेल्प्स। तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में, तो अनुशासन जो भी डिसिप्लिन है वो क्या करता है? अधिगम जो भी लर्निंग का एनवायरनमेंट होता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अनुशासन डिसिप्लिन में अधिगम करते हैं तो किस तरह मदद करता है? तो कह रहे हैं कि ये किस तरह मदद करता है? तो क्या करता है? बच्चों को अपनी कक्षा को वे नियमित और मॉनिटर करने के लिए, तो किसे करता है? बच्चों को अपनी कक्षा, बच्चे जब होते हैं डिसिप्लिन में रहते हैं तो वो अपनी कक्षा को क्या करते हैं? विनियमित और मॉनिटर करने के लिए होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।